बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हमारा केमिकल बॉन्ड। और बेसिकली ये फोर्स होती है जो किसी चीज़ को केमिकल स्पेशीज़ में दो डिफरेंट बॉडीज़ को होल्ड रखती है। अब जैसा कि होता है लाइक सोडियम क्लोराइड, जो कि होता है कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देता है? क्लोराइड को। इस बॉन्ड को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड। और भी इसके बहुत सारे नाम होते हैं लाइक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और एक नाम इसका होता है कर्नल बॉन्ड। ठीक है, कर्नल बॉन्ड। ये बेसिकली आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या कर्नल बॉन्ड इस बात पर डिपेंड करता है कि इन दोनों स्पेशीज़ के दरमियान में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? पावर टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। सोडियम की होती है 0.9, क्लोरीन की होती है 3। तो ऑफ कोर्स 3 और 0.9 में जो डिफरेंस होता है 2.1। असल में इसको ग्रेटर होना चाहिए 1.7 से। अगर ये 1.7 से ग्रेटर होगा तो बॉन्ड हमारा आयनिक बॉन्ड बनेगा, जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं, कर्नल बॉन्ड भी कहते हैं, और एक और नाम भी होता है इसका कोसल बॉन्ड। कोसल बॉन्ड क्यों कहेंगे? क्योंकि कोसल नामी एक साइंटिस्ट के नाम पर ही इसको बनाया गया है। बेसिकली कोसल नामी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है जी, पहले बिल्कुल बेसिक नोट कर लें फिर आगे चलें। बच्चों देखो, बड़ा एम है सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डिंग एंड आयनिंग पेयर इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है बॉन्डिंग एंड लोन पेयर इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। दोबारा सुन लो, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डिंग एंड लोन पेयर इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर। हम मम्मो मनी की मिसाल ले लेते हैं, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, तो टोटल जनाब अली जो तादाद हो जाएगी वो इसका स्टेरिक नंबर है, जो कि हो जाएगा। ओके डियर, अब ज़रा ये समझो कि आखिरकार ये मैंने जो बात कर रहा हूँ लोन पेयर, ये बॉन्ड पेयर और लोन पेयर है क्या? इसके लिए बेहतरीन एग्जाम्पल होती है नाइट्रोजन की। आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 और 5। अमोनिया के अंदर अगर हम देखें तो हाइड्रोजन भी 3 होता है, और यहाँ बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। अब कोवैलेंट बॉन्ड कहाँ होता है? क्या होता है? जैसे शेयरिंग हो रही हो, और देखो चूंकि बॉन्ड बना रहा है, ये कहलाएगा बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड बना रहा है, ये भी बॉन्ड पेयर, और ये भी बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड पेयर। क्या अब नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया? जी हाँ, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8। ये किसी के साथ बॉन्ड बना रहा है? नहीं बना रहा। और ये लोन पेयर हमेशा सबब बनता है रिपल्शन का। देखो, जहाँ भी लोन पेयर आएगा क्या हो जाना शुरू हो जाएगी? रिपल्शन होना शुरू हो जाएगी, और इस लोन पेयर के नतीजे में बॉन्ड एंगल कम होना शुरू हो जाता है। अब डेयर एक बात यह है कि नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है। आप बोलोगे हाइड्रोजन का डुप्लेट होता है। हाइड्रोजन को स्टेबिलिटी के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 2, वो मौजूद है। सो ये बेहतरीन मिसाल है कि लोन पेयर क्या होता है, बॉन्ड पेयर क्या होता है। यानी हम देखें तो नाइट्रोजन में 1 2 3 बॉन्ड पेयर हो गए और एक लोन पेयर हो गया। ठीक है जी। अब इस लोन पेयर का क्या इम्पैक्ट होता है, इसको एक एक करके हम डिस्कस करें। व्हाट इज द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन? ये कहलाता है फिनोमेना ऑफ मिक्सिंग, मिक्स करना, एंड रिकास्टिंग ऑफ डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल डिफर स्लाइटली इन एनर्जी, जिनकी एनर्जी चेंज है, टू फॉर्म एंटायरली न्यू ऑर्बिटल्स ऑफ इक्विवेलेंट एनर्जी। हम बिल्कुल ऐसे ऑर्बिटल बना रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है? इक्विवेलेंट। सिमेट्री एंड डेफिनेट ओरिएंटेशन इन स्पेस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। यानी देखो, हमने डिफरेंट एनर्जी वाले मॉलिक्यूल को इस तरह मिक्स किया कि नए मॉलिक्यूल आ रहे हैं जिनकी क्या है? ऑर्बिटल्स आ रहे हैं जिनकी एनर्जी भी इक्विवेलेंट है। सिमेट्री और डेफिनेट ओरिएंटेशन। अब इस देखो, इस एग्जाम्पल को बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ कि आपके घर 4 मेहमान आए, आपने दुकानदार के पास गए, दुकानदार ने दी 1 स्प्राइट और 3 पेप्सी। ठीक है जी, 1 स्प्राइट दे दी और 3 पेप्सी दे दी। अब मेहमान तो पंगेबाज निकला, अबे ये क्या, जब मेहमान ऐसे जैसे तो उनको ड्रिंक भी एक जैसी दो। अपने का ऐसे कैसे? सो आपने क्या किया? 4 खाली गिलास लिए। ठीक है, 4 खाली गिलास लिए।
सब में एक पार्ट बढ़ा स्प्राइट का, ठीक है। एक पार्ट किसका बढ़ा? स्प्राइट का, क्योंकि स्प्राइट की एक बोतल थी, 1/4 कर दिया हमने स्प्राइट को, ठीक है जी। और फिर यहाँ की से 1/4 पेप्सी निकाली, यहाँ से भी 1/4 पेप्सी, और इस तरह से मैंने एक पार्ट स्प्राइट का बना इस ड्रिंक में, और 3 पार्ट कितने किसके बने? पेप्सी के। ऐसा इस ड्रिंक में भी हुआ, ठीक है। ऐसा इस वाले गिलास से भी किया हमने। तो देखो डिफरेंट ड्रिंक्स थी, एक स्प्राइट थी और 3 पेप्सी थी। लेकिन अब ये जो नई ड्रिंक आई है ये क्या आ गई? सेम है, चारों में सेम बात है ना, एक पार्ट स्प्राइट का 3 पार्ट पेप्सी, यानी इसको हम क्या कहेंगे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। वही बात हो गई। डिफरेंट पहले हमने क्या थे बोटल्स थी, अब ये बिल्कुल एक जैसी बोटल्स आ गई। सो ये कहलाएगी sp3 हाइब्रिडाइज। देखिए हाइब्रिडाइजेशन से मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि होती क्या है। वेल एक sp2 sp3 ये दो कॉमन है, sp3d sp3t2 और sp3d3 ये वाली हाइब्रिडाइजेशन भी होती है। केमिकल बॉन्डिंग में मेन जो टॉपिक है जिससे सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आती हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्या क्या आती हैं, मैजिकल ट्रैक सब होगा। सो डियर, सबसे पहले sp हाइब्रिडाइजेशन हम कहते हैं कि जी लीनियर शेप होती है, और इसके एग्जाम्पल में बैरियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, C2H2। और देखो C2H2 बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अल्काइन ग्रुप से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो शेप आती है इनकी क्या आती है? लीनियर। अब लीनियर शेप लाइक बेरिलियम है, एक क्लोराइड इधर एक क्लोराइड इधर, लीनियर हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड, पूरा हम कॉन्सेप्ट समझेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, एक एक चीज़ हाइब्रिडाइजेशन के हवाले से सबर से काम लें हर चीज़। ये हो गई कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या हो गई? लीनियर शेप। लीनियर शेप जब होगी तो एंगल होगा 180 डिग्री, ठीक है जी। और C2H2 इसको भी देखते हैं कुछ ऐसे। जी हाँ जनाब, ये क्या बन गया? अल्काइन। और ये भी हमारी क्या है? लीनियर शेप। इन तीनों में, किन तीनों में? बेरिलियम क्लोराइड, C2H2 यानी इथाइन, एसिटाइलिन भी कहते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड, शेप है लीनियर। अब लोन पेयर की कहानी अभी क्या होती है ये हम आगे चलेंगे। फिलहाल जितनी बात की है मैंने इसको यहाँ तक देख लें। हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। ऑर्बिट्स का कुछ इस तरह मिक्स करना होता है कि बिल्कुल एक नई एनर्जी के ऑर्बिट्स आ जाए, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या डेफिनेशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझ। ओके डियर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था, एंगल था 109.5 डिग्री, शेप थी टेट्राहेड्रल। लेकिन जब इसमें एंट्री हो जाए लोन पेयर की, किस में? sp3 हाइब्रिडाइजेशन में, तो पहली बात तो एंगल 2.5 डिग्री कम होगा। 109.5 में से जब माइनस करेंगे हो जाएगा 107 डिग्री। अब इसकी शेप हो जाएगी ट्राइगोनल पाई बायरामेटल। sp3 हाइब्रिडाइजेशन एमसीक्यूज आती है कि एक लोन पेयर हो तो शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बाई पैरामेटल। और एग्जाम्पल में NH3 BH3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में अगर एक की जगह दो लोन पेयर आ जाए, पहली बात तो एंगल कितना कम हो रहा है? 2.5 डिग्री और कम कर दो, 104.5 डिग्री हो जाएगा। शेप होगी एंगुलर। आप बोलोगे सर sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर था उसकी शेप भी एंगुलर थी। बिल्कुल जी, उसकी भी हो सकती है भाई। बहुत सारे लोग काले हो सकते हैं ना। अगर एक आदमी काला है तो दूसरा क्या काला नहीं होगा? अगर एक आदमी की मूँछ है तो दूसरे की मूँछ नहीं होगी। वैसे भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में भी अगर दो लोन पेयर हों तो इसकी शेप भी क्या कहलाएगी? एंगुलर कहलाएगी। एग्जाम्पल में वाटर मम्मानी और हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। सो जनाब ये हो गया। बात हुई जब कोई लोन पेयर नहीं, टेट्राहेड्रल। जब एक लोन पेयर, शेप ट्राइगोनल। जब दो लोन पेयर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में तो शेप एंगुलर। और जब sp3 में ही 3 लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप भी क्या हो जाएगी? लीनियर हो जाएगी। एग्जाम्पल में HF और OH नेगेटिव। अब बारी आती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। आखिर इसकी शेप कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। ओके जी, ये एक बात हो गई। और दूसरी बात कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल में CCl4, C2H,
SO4-2SiCl4 और SnCl4। ये सारी कहानी कब की है? जब भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर ना हो। MCQs आएगी कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर नहीं होगा तो इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल। वेल, बॉन्ड एंगल एक्यूरेटली तो ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 109.5 डिग्री, अगर डिग्री में लिखो। सो ये हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर की अब क्या कहानी है इसको हम देखते हैं। अब देखो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन ही की बात कर रहा हूँ मैं। ट्राइगोनल प्लेनर शेप तो तब थी जब नो लोन पेयर था, लेकिन जैसे इसके अंदर एक लोन पेयर आ जाए। अच्छा, sp हाइब्रिडाइजेशन में लोन पेयर नहीं आ सकता, ये भी सुनना। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ सकता है। तो इस एक लोन पेयर के आते ही आखिर क्या फ़र्क पड़ेगा? शेप हो जाएगी ट्राइगोनल प्लेनर से एंगुलर। अब एग्जाम में MCQs कैसे आती है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप जब कोई लोन पेयर ना हो क्या होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप जब एक लोन पेयर हो तो क्या हो जाती है? एंगुलर। अब इसकी एग्जांपल भी बता देता हूँ, ppCl2 और SnCl2। ठीक है, किसकी एग्जांपल है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन बट विथ वन लोन पेयर। क्योंकि एक लोन पेयर आने से एंगल में 2.5 डिग्री कम हो जाता है। जब 2.5 डिग्री कम हो जाएगा तो ऑफकोर्स शेप में भी तब्दीली आएगी। तो बात हो गई अब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की कंप्लीट। विदाउट लोन पेयर शेप ट्राइगोनल प्लेनर, विद वन लोन पेयर शेप इज एंगल। अब एक होती है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यानी sp में एक ऑर्बिटल s का एक b का, यानी s का करैक्टर भी 50% होता है, b का करैक्टर भी 50% होता है। लेकिन जब हम sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो देखो, एक s b2 33.33% s का करैक्टर, 66.66% b का करैक्टर। अब देखो, शेप लिखी है ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन ये ट्राइगोनल प्लेनर शेप उस वक्त होगी जब कोई लोन पेयर नहीं होगा। अब लोन पेयर क्या होता है ये भी मैं समझाऊंगा। ठीक है, डोंट वरी, डोंट बॉदर, एक एक चीज़ को क्लियर कट, क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलो। मैंने क्या कहा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की नॉर्मल सिचुएशन में शेप होती है ट्राइगोनल प्लेनर। अच्छा, ट्राइगोनल 3 को कहते हैं, तो समझ में भी आता है कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन एक s और 2p 3 की बात हो गई। अब इसकी एग्जांपल BCl3, C6H6 जो कि बेंजीन होता है, प्लेनर, मशहूर है इसकी शेप प्लेनर बेंजीन की ना, और एरोमेटिक वाले प्लेनर ही होते हैं। और C2H4 यानी अल्कीन ग्रुप का मेंबर इथीन। अच्छा, इथीन के स्ट्रक्चर में थोड़ा सा चेंज होता है, डबल बॉन्ड होता है। ठीक है जनाब, अब अगर इन सब की बात करें तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होता है। कब की बात है? जब कोई लोन पेयर ना हो। लोन पेयर होगा तो क्या होगा वो भी बताऊंगा, और उससे पहले ये भी समझाऊंगा कि लोन पेयर होगा क्या। पहले यहाँ तक जहन में बैठा लो कौन सा। बच्चों, sp3d हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? ट्राइगोनल बायपैरामीटर। ये शेप तो किसी और की भी होती थी, जी हाँ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर हो। फिलहाल हम बात कर रहे हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। ठीक है, बारी अब आ गई है sp3d हाइब्रिडाइजेशन विदाउट लोन पेयर। शेप होगी ट्राइगोनल बायपैरामीटर। एग्जाम्पल में PCl5 और PPF5, PCl5 और PPF5 किसकी एग्जाम्पल हो गई भाई? ये sp3d हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था तो शेप थी ट्राइगोनल बायपैरामीटर। जहाँ sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आ जाएगा, शेप हो जाएगी इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। इर्रेगुलर टेट्राहेड्रल। अच्छा देखो, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, बस है तो मैं बता रहा हूँ। SF4TeCl4 टेलेरिनियम होता है ये। ठीक है जी, ये इर्रेगुलर टेट्राहेड्रॉन की एग्जाम्पल है। या ये कह लो जब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर होगा। हाँ, एग्जाम में आएगा क्या? शेप आएंगी कि जी sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब दो लोन पेयर होंगे तो इसकी शेप क्या होगी? टी शेप। और एग्जाम्पल वैसे जो एग्जाम के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, ClF3 और PrF3। और इसी तरह sp3d हाइब्रिडाइजेशन में जब 3 लोन पेयर होंगे, शेप लेनी है
एग्जाम्पल में I3-1 और ICl2-1। ओके डियर, अब हम बात करते हैं sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। हमेशा पहले लोन पेयर के बगैर की बात कर रहे हैं, यानी विदाउट लोन शेप होगी ऑक्टाहेड्रल। ठीक है, एग्जाम में MCQs आई है लास्ट ईयर के sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की शेप विदाउट लोन पेयर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर विदाउट लोन पेयर ना भी लिखा हो, जब तक लोन पेयर ना हो, तो इसका मतलब है कि विदाउट लोन पेयर ही की बात हो रही है ऑक्टाहेड्रल। एग्जाम्पल में SF6 AlF6 -3 और PCl6, ये हो जाएगा इसका आंसर। प्यारे बच्चों, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब कोई लोन पेयर नहीं था, शेप थी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक लोन पेयर आएगा तो शेप हो जाएगी स्क्वायर बाय पैरामीटर। सो इसके एग्जांपल में IF5ClF5 किसकी एग्जांपल है? sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की। वैसे पेपर में क्या पूछा जाता है, ऑफ कोर्स शेप, कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में जब एक लोन पेयर होगा तो शेप क्या होगी? स्क्वायर बाय पैरामिडल। अच्छा, बाय पैरामिडल नहीं है, एक तो ये देख लो, खाली पैरामिडल है, स्क्वायर पैरामिडल। और sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में ही जब दो लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लेनर। अच्छा, यानी कि जब sp3d2 की बात हो रही होगी तो ये ध्यान में रखो, स्क्वायर का वर्ड तो आएगा, लोन पेयर है तो। ठीक है, एक लोन पेयर है स्क्वायर पैरामिडल, दो लोन पेयर है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर की एग्जाम्पल में CCm(F4) XeF4 और ICl4-1। अब हम बात करते हैं sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन की। तो जब कोई लोन पेयर ना हो तो शेप होगी पेंटागोनल पाई पैरामिडल, और एग्जाम्पल IF7। और जब इसमें एक लोन पेयर होगा तो इसकी शेप होगी इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। कौन सा ऑक्टाहेड्रल? इर्रेगुलर ऑक्टाहेड्रल। जब sp3d3 में एक लोन पेयर होगा, sp3d3 में एक लोन पेयर से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है जी, ये बात ध्यान में रखिएगा। सो ये है मुख्तलिफ शेप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। आपने क्या ड्रिंक लाई, एक मेहमान तो भाग गया। अब अगले दिन आए 3 मेहमान। आप गए दुकानदार के पास, उसने दी 1 स्प्राइट 2 पेप्सी। अब फिर वही पंगेबाज मेहमान था, उसने कहा ये क्या हो, ये सबको एक जैसे फेंक दो। आपने 3 खाली गिलास लिए, एक पार्ट स्प्राइट, फिर एक पार्ट इस पेप्सी का, एक पार्ट इस पेप्सी का। इस तरह एक ऐसा गिलास बन गया जिसमें एक पार्ट स्प्राइट का 2 पेप्सी का। ऐसे ही दूसरे गिलास में किया, तीसरे गिलास में स्प्राइट यानी S का करेक्टर 33.3% और पेप्सी यानी हम जिसकी बात कर रहे हैं समझाने के लिए P का करेक्टर 66.6%। ये होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर। अब देखो वही बात है, डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिट्स को मिलाया और सेम एनर्जी ऑर्बिट्स वाले बने, और इस हाइब्रिडाइजेशन को हम कहते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। बड़ा प्यारा सवाल है पास पेपर का, हाउ मैनी ऑर्बिटल इंटरमिक्स इन sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन में कितने मिलेंगे? तो यार एक S और एक P, कितने ही हैं? 2 हैं तो 2 मिलेंगे। हाँ, अगर sp2 होता 3 मिल जाते, sp3 होता 4 मिल जाते, और sp3d होता तो 5 मिल जाते। ये है कहानी। अगली एक और बड़ी प्यारी MCQ है पास पेपर की, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डज नॉट एग्जिस्ट? sp4, sp3, sp2, sp, तो भाई ये sp4 तो कोई होती नहीं है, sp3 होती है फिर उसके बाद sp3d, sp3d2, sp3d3। तो करेक्ट आंसर होगा sp। देखो बेटा, पेपर में आई भी बड़ी इंपॉर्टेंट MCQs। बिसाइड द आयनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड विच आर द normal or primary bonds, there exists an other type of bonding based on physical interaction of hydrogen atom called। तो देखो, जो हाइड्रोजन एटम पे फिजिकल बॉन्डिंग होती है उसको क्या कहते हैं? तो आयनिक बॉन्डिंग और कोवेलेंट बॉन्डिंग तो केमिकल बॉन्डिंग है भाई। फिजिकल बॉन्डिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है हाइड्रोजन बॉन्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन बॉन्ड। दूसरी बात क्या कह रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड इज ऑल्सो नोन एज, क्या कोवेलेंट बॉन्ड, क्या आयनिक बॉन्ड, क्या प्रोटॉनिक बॉन्ड, क्या मेटालिक ब्रिज, क्या मॉलिक्यूलर ब्रिज? तो इसका करेक्ट आंसर है प्रोटॉनिक। बात हो रही थी बॉन्ड एनर्जी की। भाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से तो बॉन्ड बरकरार रहता है, और हमने देखा कि ये नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ जाए, मल्टीप्लिसिटी बढ़ने से बढ़ती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। बॉन्ड एनर्जी की रिश्तेदारी आखिर और किस किस चीज़ से होती है? तो मेरे भाई बड़ी अहम चीज़ है,
बॉन्ड एनर्जी का ताल्लुक होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से। जितना ज़्यादा दो स्पेशीज़ के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा, बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होगी। जैसे कि देखो HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन और फ्लोराइड में कितने का डिफरेंस है? 1.9 का, तो बॉन्ड एनर्जी है 565। HCl, हाँ भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस हाइड्रोजन और क्लोरीन में 0.9 का, तो अब बॉन्ड एनर्जी थोड़ी कम हो गई 430। भाई देखो ना, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा था तो बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा थी। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता जाएगा बॉन्ड एनर्जी कम होती जाएगी। HBr की और कम हो जाएगी, 0.7 रह गया डिफरेंस, 364 किलो जूल्स पर मोल। याद रहे बॉन्ड एनर्जी का यूनिट होगा किलो जूल्स पर मोल। और HI की रह जाएगी 229 किलो जूल्स पर मोल, क्योंकि अब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस खाली 0.4 रह गया। तो एक बात तो पता चल गई, ये बॉन्ड एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इसकी आयनिक करैक्टर से क्या रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी ही की तो सारा खेल है यहाँ पे कॉन्सेप्ट। देखो HF की फिर बता रहा हूँ 565 थी, और आयनिक करैक्टर HF का 57% है। अब आयनिक करैक्टर HCl का खाली रह गया 19%, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई 431। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉन्ड एनर्जी इलेक्ट्रोनेगेटिव के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ही, साथ साथ आयनिक करैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, साथ साथ आयनिक करैक्टर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। HBr है, देखो अब और कम रह गया 57, 19, 9 फिर 4, तो देखो बॉन्ड एनर्जी भी उसी हिसाब से कम होती जा रही है। वेरी वेरी बच्चों, क्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.99 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एनर्जी 242 किलो जूल पर मोल। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड 1.21 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एनर्जी 498 किलो जूल पर मोल। नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ 1.10 एंगस्ट्रॉम, बॉन्ड एनर्जी 946 किलो जूल पर मोल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों। और सबसे बात देखो, मल्टीप्लिसिटी बढ़ रही है, नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रहे हैं, तो क्या चीज़ बढ़ रही है? बॉन्ड एनर्जी बढ़ रही है। लेकिन नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से क्या चीज़ कम हो रही है? बॉन्ड, यानी मल्टीप्लिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ। और ये भी कह सकते हैं कि बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे की क्या होती है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। हमारा टॉपिक है बॉन्ड एनर्जी होती क्या है। बॉन्ड एनर्जी की पहले तो डेफिनेशन नोट कर लें। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन डायटोमिक मॉलिक्यूल इज नोन एज बॉन्ड एनर्जी। और ये बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मल्टीप्लिसिटी के, ये बात तो मैं ऑलरेडी बता चुका था आपको, ठीक है जी। ये हमने देखा था कि भाई Cl था, बॉन्ड एनर्जी 242 थी, ऑक्सीजन आ गया था 498 थी, और नाइट्रोजन आया 946 हो गए। मगर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके थी? बॉन्ड लेंथ के। देखो बॉन्ड एनर्जी 242 थी, बॉन्ड लेंथ 1.99। अब बॉन्ड लेंथ कम हुई 1.21, तो बॉन्ड एनर्जी बढ़ गई 498। बॉन्ड लेंथ मज़ीद कम हुई 1.10, बॉन्ड एनर्जी और बढ़ गई 946। और बॉन्ड एनर्जी का किससे ताल्लुक़ होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आयनिक करैक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब देखो HI के अंदर आयन इलेक्ट्रॉनिक करैक्टर 4% होता है, या कह लो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.4 होता है H और I का, तो बॉन्ड एनर्जी 29 है। HBr में आयनिक करैक्टर 9% है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.7 है, तो बॉन्ड एनर्जी 364 है। HCl में आयनिक करैक्टर 19% है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 0.9 है, तो बॉन्ड एनर्जी 431 है। HF में आयनिक करैक्टर 57% है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस 1.9 है, तो बॉन्ड एनर्जी जो हो जाएगी वो 565 हो जाएगी। यानी कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस के। अब कल को कंपाउंड दे देते हैं कि भाई एक एलिमेंट ABCD अपनी तरफ से, ठीक है। A में आयनिक करैक्टर 10% है, B में 20, C में 30, D में 40, तो उठा बॉन्ड एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? तो ज़ाहिर है उसकी ज़्यादा होगी जिसका आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा बच्चों। ओके बच्चों, अब एक होती है sp हाइब्रिडाइजेशन, एक sp2 और एक sp3। अब इनमें से ये सवाल आता है कि बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से
इनका ऑर्डर क्या होगा? तो एक बात सुनो, अभी तो मैंने कहा कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एंड बॉन्ड एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पी। यानी जिसमें पी की परसेंटेज ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, जिसमें पी के बजाय एस की परसेंटेज ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगी। आइए ज़रा देखते हैं, एस पी में एस भी 50%, पी भी 50%। ब्लू कलर से जो लिखा है वो पी की परसेंटेज लिखी है। एस पी टू में एस की 33.33, पी की 66.66 और एस पी थ्री में एस की 25, पी की 75। तो साफ दिख रहा है कि पी की परसेंटेज यहाँ ज़्यादा है। पी की परसेंटेज जिसमें ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड लेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है जी, बॉन्ड लेंथ उसकी ज़्यादा होगी, यानी इनमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी एस पी थ्री की, फिर एस पी टू, फिर एस पी। चलो यार, ये तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हो गया। बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा होगा। बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी एस पी की, फिर एस पी टू, फिर एस पी थ्री। बहुत आती है ये वाली एमसीक्यूज, नोट डाउन कर बच्चों। बड़ी है बात, बॉन्ड लेंथ आखिर ये क्या कहानी है और इसकी रिलेशन किसके साथ होती है? देखो, मल्टीप्लिसिटी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, थोड़ी देर पहले देखा हमने। बॉन्ड एनर्जी के साथ भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब बड़ी अहम बात, बॉन्ड एनर्जी के साथ अगर बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, थोड़ी सी बात को समझो, तो जिस जिस चीज़ के साथ बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड लेंथ हर उस चीज़ के साथ क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो इसका मतलब है कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस और हाईली करेक्टेड है, तो बॉन्ड लेंथ इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो, जैसा कि एस ऐसे स्पेरिकल शेप होती है, तो अगर इनकी बॉन्ड लेंथ 1 यूनिट के बराबर है तो एस पी की 1.73 टाइम ज़्यादा हो जाएगी, पी पी की 3 टाइम ज़्यादा हो जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ, बात समझो, सिर्फ एक ये एक्चुअल एक कंपैरिजन की बात है कि अगर एस एस के दरमियान में बॉन्ड लेंथ 1 है तो एस पी के दरमियान में 1.73 हो जाएगी, पी पी के दरमियान में 3 हो जाएगी। यानी कि अब तक तो देखो बॉन्ड लेंथ की किस्मत में लग रहा था हर जगह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेकिन एक चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? पी की इन्वॉल्वमेंट के। देखो, जहाँ पी ऑर्बिटल आएगा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अब एक बात है, पी से तो बढ़ रही है, दिख भी रहा है, तो एस से क्या होगी? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अच्छा जी, बॉन्ड एनर्जी अब तक सबसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही थी सिवाय बॉन्ड लेंथ के। बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? पी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, एस से। देखो, अब दोनों हमेशा उल्टी चलती हैं। तो बॉन्ड लेंथ अगर पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो बॉन्ड एनर्जी पी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी और बॉन्ड एनर्जी एस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों, एक टॉपिक है डायपोल मोमेंट। देखो, जैसा कि HCl बना हुआ है, ठीक है, तो अब इसके अंदर एच जो होता है वो पार्शियल पॉजिटिव होता है, Cl पार्शियल नेगेटिव होता है। तो जब ये अपोजिट पोल होंगे तो कोई ना कोई एक मोमेंट होगी, उस मोमेंट को हम कहते हैं डायपोल, जो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस बिटवीन देम के बराबर होते हैं। अब इसका कॉमन यूनिट है डेबी और जो ऐसा यूनिट है वो कूलम मीटर। अभी एमसीक्यूज बहुत आती है कि एक डेबी और कूलम मीटर में क्या रिलेशन है। तो देखो, एक डेबी बराबर होता है 3.335 इंटू 10⁻³ कूलम मीटर का। वैसे एक डेबी 10⁻18 ESU कूलम मीटर के बराबर भी होता है और एक कूलम में 2.998 इंटू 10⁹ ESU होते हैं। देखो, ये भी आ सकता है कि भाई एक डेबी में कितने ESU कूलम मीटर होते हैं, तो 10⁻8 या एक कूलम में कितने ESU होते हैं, तो 2.998 इंटू 10⁹। एग्जाम में जो मखसूस कंपाउंड जिनके डायपोल मोमेंट पूछते हैं उनमें एक HF जिसकी 1.90 डेबी, HCl जिसकी 1.03 डेबी, वाटर 1.84 डेबी, NH3 1.46 डेबी और CaCl3 1.0। एक बड़ी और है बात डायपोल मोमेंट के हवाले से कि डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ लोन पेयर। जिसके लोन पेयर ज़्यादा होंगे उसकी डायपोल मोमेंट भी ज़्यादा होगी। जैसे कि HF है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें 3 लोन पेयर होते हैं, वाटर में 2 लोन पेयर होते हैं, NH3 में 1 लोन पेयर होता है। और अगर लोन पेयर इक्वल हो फिर क्या देखा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस।
जिनके लोन पेयर आपस में इक्वल हो तो डायपोल मोमेंट किसकी ज़्यादा होगी, जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा हो। क्या डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है? बिल्कुल जी होती है। देखें, अगर डायटोमिक में सेम हो दोनों तरफ तो इक्वल हो जाएगी, या 180 डिग्री पे एंगल बना रहा हो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड है, तब भी ज़ीरो हो जाएगी, डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। और एक मशहूर केस CCl4, ऐसा क्यों हो रहा है? देखो, ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं, दोनों कोनों पे नेगेटिव हैं। यहाँ ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको। और किसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो होती है मशहूर में? बेंजीन की, C6H6, इसकी डायपोल मोमेंट भी क्या होती है? ज़ीरो। हाँ, अगर डायटोमिक हो और सिमिलर ना हो, डिसिमिलर हो, तो लाजमी बात है डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। बात कर रहे हैं डायपोल मोमेंट के फैक्टर। डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे उतनी ज़्यादा डायपोल मोमेंट होगी। अब देखो हाइड्रोजन फ्लोराइड ग्रुप 7 का होता है और इस पर 3 लोन पेयर होते हैं। इसकी डायपोल मोमेंट है 1.90 डेपी। वाटर H2O पानी ग्रुप 6 में आता है ऑक्सीजन, तो 2 लोन पेयर है, डायपोल मोमेंट 1.84 हो जाएगी। और NH3 यानी कि अमोनिया नाइट्रोजन ग्रुप 5 में आता है तो 1 लोन पेयर होता है, डायपोल मोमेंट 1.46 हो जाएगी। क्या डायपोल मोमेंट किसी और चीज़ से भी डिपेंड करती है? बिल्कुल जी, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पे। अब HF HCl दोनों में सेम लोन पेयर है, लेकिन HF का इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस HCl से ज़्यादा है तो इसकी डायपोल मोमेंट ज़्यादा हो। डायपोल मोमेंट होती क्या है? डायपोल मोमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन अपोजिट चार्जेस। यानी यहाँ नहीं होगी जब सेम चार्जेस होंगे। अपोजिट चार्जेस बोले तो लाइक H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। तो जनाब इनके दरमियान का डिस्टेंस और इन चार्जेस के प्रोडक्ट डायपोल मोमेंट कहलाएंगे। इसका कॉमन यूनिट डेबी है और एक डेबी 10⁻18 ESU कूलम मीटर के बराबर होता है। ये भी MCQs में आ चुका है। और 1 डेबी 3.335 × 10⁻30 कूलम मीटर के बराबर होता है। और ऐसा यूनिट डायपोल मोमेंट का कूलम मीटर ही होता है। देखो डायटोमिक में अगर सिमिलर एटम होंगे तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो होगी, क्योंकि देखो दोनों सेम है। इसी तरह अगर देखो ये पेंटा एटॉमिक है, 5 एटम्स, लेकिन ये आपस में कैंसिल हो जाएगा इफेक्ट, ये आपस में, क्योंकि ये चारों ये 90 डिग्री पे। लेकिन हाइड्रोजन जब होता है तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि हाइड्रोजन के अंदर एक खास एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। अब ये 90 डिग्री पे नहीं होते बल्कि 109 डिग्री पे होते हैं, इसलिए इफेक्ट कैंसिल नहीं होता, डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट भी ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन वाटर की नहीं होगी। वाटर की 1.84 डेबी होती है, क्योंकि अब ये 180 डिग्री नहीं होता, कर्व आ जाता है वाटर के केस में। बेंजीन की भी ज़ीरो होती है। एक और बड़ी अहम बात कि डायपोल मोमेंट डिपेंड ऑन पोलरिटी ऑफ इंडिविजुअल बॉन्ड इन अ गिवन मॉलिक्यूल एज वेल एज ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। तो ये बात भी बड़ी है हमें जहन में रखना। देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैग्नेट टेंड्स टू बिकम ओरिएंटेटेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, likewise our dipole polar molecules tend to become orientated in an electric field. The extent of this tendency is referred to as, बहुत सारे ऑप्शन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, फ्लक्स, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो करेक्ट आंसर है डायपोल मोमेंट। ये न्यू से जाहिर करते हैं, ये होता है E × D। E से मुराद क्या होगा? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और डी जो है इनका डिस्टेंस बिटवीन है। अब देखो ना, जैसे कि ये पार्शियल नेगेटिव है पार्शियल पॉजिटिव है, तो इनकी वजह से मोमेंट पैदा होगी, उस मोमेंट को हम क्या कहेंगे? डायपोल मोमेंट। देखिए, बड़ी अच्छी MCQs है। द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड इज टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, लीनियर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राइगोनल बाय पैरामेटल। क्या आंसर है? द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ PCl5 इज ट्राइगोनल पाई पैरामीटर। और बच्चों देखो, द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ BF3 एंड ACl3 इज, तो टेट्रागोनल नहीं, ट्राइगोनल, लीनियर, ट्राइगोनल, पैरामीटर। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्राई। देखिए, बड़ी अच्छी MCQs है। द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ NH4+ इज टेट्राहेड्रल, ट्राइगोनल, लीनियर, ट्राइगोनल, पैरामीटर। तो चाहे NH4+ हो, CH4 हो, या रखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन विद 0 लोन पेयर, कोई लोन पेयर ना हो,
शेप होगी टेट्रा। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज है। शेप ऑफ हाइड्रोजन आयन H3O पॉजिटिव इज, एक ऑप्शन में प्लेनर, एक में ट्राइगोनल, एक में सीसो, एक में ट्राइगोनल पिरामिड। दोबारा देख लो, शेप ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव इज प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, सीसो, ट्राइगोनल पिरामिडल। तो करेक्ट आंसर है ट्राइगोनल प्लेनर। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ग्रेटर आयनिक करेक्टर। ओके, पास पेपर की एमसीक्यूज बड़ी अच्छी। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर, HF, HCl, H2O, H2। तो याद रखो जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा उसका आयनिक करेक्टर ज़्यादा होगा, और इन सब में सबसे ज़्यादा किसका है, HF का। तो आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। ज़ाहिर है HCl में नहीं होता ना H2O में ना H2 में, सबसे ज़्यादा आयनिक इसमें H है। ओके बेटा, पास पेपर का बड़ा अच्छा सवाल। द स्मॉलेस्ट साइज इज ऑफ बेरिलियम, ऑक्सीजन, बोरॉन, फ्लोरीन। सो यार ज़रा पीरियोडिक टेबल में देखो तो ये सब सेकेंड पीरियड में, पहले बेरिलियम आता है, फिर बोरॉन, फिर कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो हम सबको अच्छी तरह पता है कि सेम पीरियड में लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। तो सबसे छोटा साइज किसका होगा, फ्लोरीन का होगा। आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। सबसे पहले बताइए कि आखिरकार ये केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो मेरे भाई सबसे पहले 1916 में इसके हवाले से थ्योरी आई थी, केमिकल बॉन्डिंग की थ्योरी। और क्या बात कही गई थी कि वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। क्या मतलब हुआ, जैसे कि ग्रुप 7A में है, क्लोरीन है, तो इसकी वैलेंसी +7 भी होती है, -1 भी होती है। ग्रुप 1A में +1, ग्रुप 2A में +2 और ग्रुप 3A में +3। ठीक है जी, ये होती है आपकी वैलेंसीज। यानी कि पहला पॉइंट है क्या कि वैलेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल। ठीक है जी, पहला पॉइंट क्लियर कर लें। दूसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल इनर्ट गैसेस इज़ वेरी स्टेबल। सो यार देखो, हीलियम हो, नियोन हो, हर इनर्ट गैस का स्ट्रक्चर बहुत स्टेबल होता है। तो अगर कोई एलिमेंट इनर्ट गैस में नहीं है, जैसे कि क्लोरीन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और इनर्ट गैस में कितने होते हैं, 8, तो ये चाहेगा कि स्टेबिलिटी के लिए कितने हो जाएं, 8 इलेक्ट्रॉन। यही वजह है कि Cl हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। और अगर हम ग्रुप 1A वाले देखें, जैसे कि सोडियम, आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी, सोडियम का नंबर होता है 11। इससे पहले न्योन होता है जिसका नंबर होता है 10। न्योन भी क्या, एक नोबेल गैस। तो क्या होगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ओवरऑल 10 होता है। तो सोडियम जो इसके आउटर मोस्ट शेल का 1 इलेक्ट्रॉन है वो लूज़ कर देगा। सोडियम में भी 11 के जाए कितने हो जाएंगे, 10 इलेक्ट्रॉन। और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी। जो बात मैंने कही कि ऑल अदर एलिमेंट्स टेंड टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी हर कोई चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की हासिल कर ले। देखो पहले तो हमें पता चला वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। इसके लिए एक बात बड़े अच्छे ध्यान में रखोगे, 1A वाले की से +1 है, 2A वाले की +2 है, 3A वाले की +3 है। 4A से मामलात कुछ इस तरह आ जाते हैं कि इसकी +4 भी होती है, -4 भी होती है। 5A वाले की +5 तो होती है, 8 - 5 कितना होता है, 3, -3 भी होती है। 6A वाले की +6 भी होती है और -2 भी होती है। और 7A हेलोजेंस की +7 -1। तो हेलोजेंस नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए 2 ही तरीके हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दे या 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो ज़्यादा आसान ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। और ग्रुप 1A वालों को देखो तो या तो भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लें या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो फिर क्या अगला पॉइंट है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स में टेक प्लेस, यहाँ प्लेस था भाई मिट गया, मेक टेक प्लेस बाय ट्रांसफ़र, इलेक्ट्रोवैलेंसी, शेयरिंग, कोवैलेंसी और वन वे शेयरिंग, कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी। देखो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। एक एक करके मैं समझाऊंगा क्या क्या होता है। शेयरिंग, कोवैलेंसी यानी कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और वन वे शेयरिंग
कोऑर्डिनेट वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। सो एक एक करके देखते हैं ये आखिर है क्या। जो बात मैंने कही कि ऑल अदर एलिमेंट्स टेंड टू एक्वायर इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी हर कोई चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस की हासिल कर ले। देखो पहले तो हमें पता चला वैलेंस ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। इसके लिए एक बात बड़े अच्छे ध्यान में रखोगे, 1A वाले की से +1 है, 2A वाले की +2 है, 3A वाले की +3 है। 4A से मामलात कुछ इस तरह आ जाते हैं कि इसकी +4 भी होती है, -4 भी होती है। 5A वाले की +5 तो होती है, 8 - 5 कितना होता है 3, -3 भी होती है। 6A वाले की +6 भी होती है और -2 भी होती है। और 7 है हेलोजेंस की +7 -1। तो हेलोजेंस नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल करने के लिए दो ही तरीके हैं, या तो 7 इलेक्ट्रॉन दे दें या 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो ज़्यादा आसान ऑफ कोर्स 1 इलेक्ट्रॉन लेना है। और ग्रुप 1A वालों को देखो तो या तो भाई ये 7 इलेक्ट्रॉन ले लें या अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दें, तो 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब देखो फिर क्या अगला पॉइंट है, कम्बिनेशन ऑफ एटम्स में टेक प्लेस, यहाँ प्लेस था भाई मिट गया, में टेक प्लेस बाय ट्रांसफ़र इलेक्ट्रोवैलेंसी, शेयरिंग कोवैलेंसी और वन वे शेयरिंग कोऑर्डिनेट कोवैलेंसी। देखो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ये आयनिक बॉन्ड की बात हो रही है। एक एक करके मैं समझाऊंगा क्या क्या होते हैं। शेयरिंग कोवैलेंसी यानी कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है, और वन वे शेयरिंग कोऑर्डिनेट वैलेंसी यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की बात हो रही है। सो एक एक करके देखते हैं ये आखिर है क्या। देखिए बड़ी अहम थ्योरी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आखिर ये थ्योरी कहती क्या है? 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर सराउंड द सेंट्रल एटम। एक कितनी दफ़ा तो हम ये एग्जांपल में दे चुके हैं, जैसा कि NH3 में ये 3 तो बॉन्ड पेयर हो गए और एक हो गया लोन पेयर। अब इसको देने वालों में सेक्विक भाई भी हैं जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के फाउंडर हैं। रिपल्शन ऑकर्स बिटवीन पेयर रिजल्टिंग इन डिस्टॉर्शन ऑफ मॉलिक्यूल ज्योमेट्री। ज़ाहिर है मॉलिक्यूल ज्योमेट्री की डिस्टॉर्शन हो जाती है जब रिपल्शन के नतीजे में। और एक और बात, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज़ इन दी फॉलोइंग ऑर्डर। फोर्स ऑफ रिपल्शन का ऑर्डर क्या है? सबसे ज़्यादा लोन पेयर, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर बॉन्ड पेयर। और एक और बढ़िया में पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट कंसीडर इन टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। जी हाँ, जब ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम टोटल काउंट में शामिल नहीं करते। ठीक है। द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो शेप ऑफ मॉलिक्यूल टोटल, देखो सबसे अहम चीज़ जो आगे मुझे करवानी है कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ये कैलकुलेशन के सवाल बहुत आते हैं। आपको एक कंपाउंड दे देते हैं और कहते हैं कि इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बेसिकली इसका जो इस्तेमाल है वो है, ये MCQs बड़ी अहम आती है कि फोर्स ऑफ रिपल्शन का ऑर्डर। देखो सबसे ज़्यादा लोन पेयर में, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर। यही वजह है कि जब लोन पेयर आते हैं जहाँ इन्वॉल्व होते हैं तो हमारी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है। सबसे ज़्यादा रिपल्शन लोन पेयर की, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, फिर सबसे कम बॉन्ड पेयर। सबसे अहम चीज़ मैजिकल ट्रिक बॉन्ड पेयर लोन पेयर निकालने की। देखो इसके लिए सबसे अहम चीज़ होती है सेंट्रल एटम का ग्रुप। कौन सा ग्रुप है बोरोन का? 3A। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखो इसके अराउंड कितने F लगे? 3। बोरोन ग्रुप 3 का यानी आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन और 3 ही फ्लोरीन लगे हैं। सो इसका मतलब है कि तीनों के तीनों इसके अंदर क्या पर हैं? बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर इसके अंदर मौजूद नहीं। बहुत अहम बात है, ध्यान से देखो। अब B, आप बोलोगे सर बोरॉन का तो 3 होता है, लेकिन माइनस आने का मतलब क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 नहीं बल्कि 4 इलेक्ट्रॉन है। चलो जी 4 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड बना सकता है। कितने फ्लोरीन है? 4 ही फ्लोरीन है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर बॉन्ड पेयर हैं और वो कितने? 4। लोन पेयर अभी यहाँ भी कोई नहीं। अब गौर से देखो, फास्फोरस ग्रुप 5 में होता है। सेंट्रल एटम तो यही है ना, हमेशा पहले सेंट्रल एटम को देखो। सेंट्रल एटम यानी जो एक होता है, ऑक्सीजन तो सराउंड है, कितने? 4। ओके जी। फास्फोरस का ग्रुप 5 -3 का लब है 8 इलेक्ट्रॉन।
कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। अब ज़रा यहाँ पे चौको 8 इलेक्ट्रॉन है लेकिन ऑक्सीजन है इसके साथ। वेल अब देखो फ्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है बॉन्ड बनाने के लिए। ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6। इसको जो सेटिस्फेक्शन होती है देखो ऐसे होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है। सो इसका मतलब है इसको कितने बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, लाजमी 2 बॉन्ड बनाने पड़ते हैं। तो फॉस्फोरस के 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 के 8 यूज़ हो जाएंगे ऑक्सीजन के साथ। यहाँ भी 4 बॉन्ड पेयर होंगे और लोन पेयर कोई नहीं होगा। डोंट वरी, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराता हूँ। जैसे कि देखो अभी ये ICl2-1 है। वेल आयोडीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ग्रुप 7 में -1 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितने हो गए 8। अब देखो इन 8 इलेक्ट्रॉन में से कितने क्लोरीन है इसके गिर्द 2, तो 2 तो बॉन्ड पेयर हो गए। बॉन्ड पेयर कितने हो गए 2। अब 8 में से कितने बच रहे हैं 6। 8 में से कितने बच रहे हैं 6 इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी हैं। एक लोन पेयर बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं 2। मिल गया, आयोडीन है ना, आयोडीन की 2 तो देखो इसने बॉन्ड पेयर बना लिए Cl के साथ। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं 6, तो कितने लोन पेयर होंगे 3। यहाँ हो गए 3 लोन पेयर। बहुत ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझो। देखो जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड है, जो बात मैं समझा रहा हूँ वो फ़र्क क्या है। देखो फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर ये Cl2 जब सेंट्रल एटम नहीं है, सराउंड है, तो इनका 1 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बना लेता है। इसमें ये 7 थे, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इसका आयोडीन के साथ मिल गया, बन गया। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता। ऑक्सीजन के केस में ये सिचुएशन है ऑक्सीजन की, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, ये अपने साथ जिसके सराउंड होते हैं उसके साथ 1 ऑक्सीजन कितने बॉन्ड पेयर बनाता है 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। अब ज़रा सल्फ़र को समझो। सल्फ़र के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 ऑक्सीजन के साथ इसके 2 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज हो जाएंगे। कितने ऑक्सीजन है 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन तो इसके ऑलरेडी क्या हो गए यूटिलाइज हो गए। और 4 इलेक्ट्रॉन से कितने बॉन्ड पेयर बने, सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर बने। या देखो ऑक्सीजन के साथ अगर हमेशा क्या होगा 4 इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज होंगे 2 बॉन्ड पेयर बनाने में। और जब ये हेलोजेंस होंगे तो क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड पेयर बन जाता है। अब 6 में से 4 देख लो, 6 में से 4 जो मैंने बात समझाई थी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो फिर गौर से देखो, सल्फ़र डाइऑक्साइड की बात करो, सब कुछ भुला दो, ठीक है। सल्फ़र है, 2 ऑक्सीजन सराउंड हुए में। अब देखो ऑक्सीजन की भी 2 वैलेंसी फारिग है, 2 और 2 ये बन गए बॉन्ड। अब क्या हुआ कि भाई सल्फ़र तो ग्रुप 6 में होता है, आउटर मोस्ट शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में से 4 जब हट गए तो कितने बचे 2 से देख लो। तो लोन पेयर कितना बनेगा 1, 2 बॉन्ड पेयर बने यहाँ पर और 1 लोन पेयर बना। अच्छा जब मैंने इसकी बात की थी TO4 -3 की, तो देखो बात ये थी कि भाई 5 और 3 इसके 8 बन गए थे। अब फॉस्फोरस ने क्या किया कि भाई एक ये बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, 8 इलेक्ट्रॉन इसके फारिग हो गए। हाँ अगर यहाँ ऑक्सीजन की जगह हेलोजेंस होते तब बात अलग थी, तब बात अलग होती, ठीक है। जैसे कि यार PCl3 देख लो, चलो एक एग्जांपल समझ लो बड़ी अच्छी। फॉस्फोरस के साथ ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, 3 तो बॉन्ड पेयर बन गए। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, कितने बच रहे हैं 2, तो ये एक लोन पेयर बन गया। सीधी सादी बात है। अब देखो जैसे कि यहाँ देखो क्या है ClF3। सो डियर क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो फ्लोरीन के साथ बॉन्ड पेयर बनाने में यूज़ होगा। फिर बात समझो, ये जब हेलोजन सराउंड किया हुआ है बजाय ऑक्सीजन के, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन लेता है बॉन्ड बनाने में, ऑक्सीजन 2 लेता है। तो 7 में से 3 तो खर्च हो गए, कितने बच रहे हैं 4। तो सीधी सादी बात है 4 को 2 से डिवाइड कर दो, कितने लोन पेयर हो जाएंगे 2 लोन पेयर हो जाएंगे। लोन पेयर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ देखो BrF5। सो ब्रोमीन के भी हेलोजन है, आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन,
5 तो किस में यूज़ हो गए, बॉन्ड पेयर बनाने में, तो 5 तो इसमें हो गए बॉन्ड पेयर, ठीक है। अब लोन पेयर कितने होंगे, 7 में से 5 निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन बचे। 2 इलेक्ट्रॉन जब बचते हैं तो कितना लोन पेयर बनता है, एक लोन पेयर बनता है। बहुत अच्छी ट्रिक है बच्चों, बहुत आसानी से इससे तुम मालूम कर सकते हो बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने। अब देखो जैसे कि Cl के साथ 3 F है, तो 3 बॉन्ड पेयर तो पक्के पक्के हैं, लोन पेयर हमने इस तरकीब से निकाल। ये बात फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है क्या चीज़, डायपोल मोमेंट। जैसे कि HF में 3 लोन पेयर हैं, तो देखो बहुत हाई डायपोल मोमेंट है 1.90। वाटर में 2 लोन पेयर हैं 1.84। अमोनिया में 1 लोन पेयर है तो 1.46। जहाँ तक HCl का ताल्लुक है, अब HF और HCl दोनों में 3 लोन पेयर हैं, लेकिन HF की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, और HF से HCl वही बात, टॉप टू बॉटम जब हम सेम ग्रुप में आते हैं तो क्या होती है, डायपोल मोमेंट डिक्रीज होती है। अब देखो ना भाई, कार्बन डाइऑक्साइड की डायपोल मोमेंट क्यों ज़ीरो हो जाएगी, इस वजह से हो जाएगी 180 डिग्री पे, इफेक्ट कैंसिल हो जाएगा। लेकिन वाटर में 180 डिग्री नहीं है, इसलिए यहाँ डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं है। पास पेपर की बड़ी अच्छी MCQs है। मेटल्स ऑफ ग्रुप 1A 2A एंड 3A लॉस डैश इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म M1 M2 M3 आइन रिस्पेक्टिवली। तो यार 1A 2A 3A और बना भी रहे M1 M2 M2 3, तो अंडरस्टूड सी बात है, आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 1 2 3। देखिए ये सवाल बहुत आता है कि बॉन्ड को तरतीब से लिखें, तरतीब से मुराद कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड याद रखो आयनिक, फिर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, फिर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रेंथ के लिहाज से, फिर मेटालिक बॉन्ड, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर डायपोल, फिर वंडरवॉल, फिर लंदन डिस्पर्जन फोर्स। लंदन डिस्पर्जन फोर्स यानी सबसे वीक होगी, और आयोनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फिर देखें, हम कहते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा बॉन्ड। स्टेबिलिटी, जितने ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड होंगे उतना ज़्यादा सब्सटेंस स्टेबल होगा, बट रिएक्टिविटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू सिग्मा। रिएक्टिविटी कम हो जाएगी और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा है। इसके बरक्स पाई बॉन्ड में देखें तो स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन रिएक्टिविटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बढ़ेंगे, रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। अब अल्केन की अगर हम बात करें तो सिंगल बॉन्ड बनता है और सिर्फ इसमें एक सिग्मा होता है, पाई कोई नहीं होता। अल्केन डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और अल्काइन की बात करें तो एक सिग्मा 2 पाई। यानी कि अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो मैक्सिमम और मिनिमम इसकी वैल्यू 1 ही होती है, चाहे अल्केन हो, अल्कीन हो, अल्काइन हो। जहाँ तक पाई बॉन्ड का ताल्लुक है तो देखो, मिनिमम तो अल्केन के केस में 0 भी हो गया, और अल्काइन के केस में मैक्सिमम यानी वैल्यू 2 तक भी पहुँची। सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, कोहेक्सियल, लीनियर या हेड टू हेड ओवरलैप। कोहेक्सियल, ये डेफिनेशंस हो गई से, कोहेक्सियल, लीनियर, हेड टू हेड ओवरलैपिंग। पाई बॉन्ड लैटरल, पैरेलल, साइडवेज होता है। सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड बहुत वीक होता है। सिग्मा बॉन्ड फॉर्म बिफोर पाई बॉन्ड, बिल्कुल जी, पहले सिग्मा बॉन्ड बनता है और जब जगह नहीं मिलती तो फिर पाई बॉन्ड बनता है। पाई बॉन्ड फॉर्म आफ्टर सिग्मा बॉन्ड, बिल्कुल 100% बात है। हाँ जी, दिलचस्प बात है कि सिग्मा बॉन्ड ब्रेक आफ्टर पाई, बना भी पहले, टूटेगा भी बाद में, फवाद आलम की तरह लंबी नींद खेलने वाला। और ये जनाब ब्रेक बिफोर सिग्मा आए कोयलियन में, सिगरेट थमा के भाई अपनी बैटिंग लेके आ रहा हूँ, आए और गए, तो ये हो गए ब्रेक बिफोर सिग्मा, बना भी लेट और ब्रेक भी जल्दी हो गया। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कहाँ बनता है, ऑन एक्सिस। पाई बॉन्ड कहाँ बनता है, अराउंड एक्सिस। सिग्मा बॉन्ड तो ज्योमेट्री बनाता है, पाई बॉन्ड ज्योमेट्री नहीं बनाता। सिग्मा और पाई बॉन्ड का फ़र्क समझा रहा हूँ। अब ये डायरेक्ट हमारी उंगलियाँ हैं, ये आपस में मिल रही हैं, और जितनी ज़्यादा ये ओवरलैपिंग होती है हमारी मुट्ठी भी मजबूत होती है, तो सिग्मा बॉन्ड भी उतना ही मजबूत होता है। अब यार ये मिल चुकी हैं, समझो ये एक एक्सेस है जिसमें मिली हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब हमेशा पहले सिग्मा बॉन्ड ही बनता है और इस सिग्मा बॉन्ड के बाद ही पाई बॉन्ड बनना है। पाई बॉन्ड बनेगा कैसे, ठीक है। अब ये जैसे कि हमें उंगलियां बहुत स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, ये ऊपर से ओवरलैप कर रहे हैं पाई बॉन्ड, ऐसे करके ऊपर से ये ओवरलैपिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की।
ये होता है पाई बॉन्ड। ये वजह है कि पाई बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, अभी बना भी बाद में और टूट भी फ़ौरन जल्दी जाता है। सिग्मा बॉन्ड बनता भी पहले, टूटता भी बाद में। सिग्मा बॉन्ड ज्योमेट्री बना रहा है, ऑन एक्सेस बन रहा है, और देखिए पाई बॉन्ड कहाँ बन रहा है, अराउंड एक्सेस बन रहा है। इस बात को वर्डिंग में भी समझा रहा हूँ, लेकिन ये मेन कॉन्सेप्ट है सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड। डायपोल मोमेंट के हवाले से सबसे अहम बात तो ये कि टॉप टू बॉटम डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होती है। देखो ऑफ कोर्स डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, एक तो नंबर ऑफ लोन पेयर की और एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। टॉप टू बॉटम जब हम आ रहे हैं तो देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी कम हो जाता है। वाटर की 1.84 है एक्यूरेट डायपोल मोमेंट, ठीक है, और H2S की अब खाली 0.95 रह गई। सल्फ़र डाइऑक्साइड की 1.61 होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की 0.12। यानी अगर आपसे कोई पूछे ट्रेन डायपोल मोमेंट का, तो टॉप टू बॉटम डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज इन पीरियोडिक टेबल। अब देखो यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अब बॉन्ड है तो इसकी ज़ीरो हो जाएगी, कार्बन डाइसल्फाइड की भी ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि देखो 180 डिग्री पे ये दोनों साइड पे नेगेटिव है, सेम है दोनों चार्ज, और 180 डिग्री पे तो हमेशा ये डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी। अब वाटर के केस में, H2S के केस में क्यों नहीं हो रही? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से 180 डिग्री का एंगल नहीं बनता। ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन होते तो हैं, लेकिन 180 डिग्री पे नहीं होते, ठीक है, बड़ा अहम साइंटिफिक रीज़न है। और देखो अगर ये सिमिलर एटम है लाइक Cl2, तो इसकी डायपोल मोमेंट ज़ीरो हो जाएगी, लेकिन अगर सिमिलर नहीं है, यानी दो डिफरेंट एटम्स हैं, तो डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। यानी डायटोमिक में अगर सिमिलर एटम है तो लाजमी डायपोल मोमेंट क्या होगी? ज़ीरो। और अगर डायटोमिक सिमिलर नहीं है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, तो कभी भी डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं होगी। डायपोल मोमेंट पे कन्वर्जन ऑफ यूनिट की भी बहुत एमसीक्यूज आती हैं, जैसे कि एक डेबी बराबर है 3.335 इंटू 10 की पावर -30 कूलम के, एक डेबी बराबर है 10 की पावर -18 ES2 कूलम मीटर के, और एक कूलम बराबर होता है 2.998 इंटू 10 की पावर 9 ES। अब हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जिनको लुईस बॉन्ड भी कहते हैं, क्योंकि आयनिक बॉन्ड को डिस्कवर करने वाले कोसल थे तो उनको कोसल बॉन्ड कहते हैं। लुईस को डिस्कवर करने वाले लुईस हैं। अब देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान में शेयरिंग हो रही है। 3 तो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा, और एक ये बॉन्ड पेयर है। सो भाई हाइड्रोजन कहलाता है पार्शियल पॉजिटिव, ये कहलाता है पार्शियल नेगेटिव। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, 2.1, इसकी 3 है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस 0.9 है। और बड़ी अहम, सबसे अहम कंडीशन यही है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस लेस देन 1.7 है। अच्छा, अगर इक्वल भी हो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस, तब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, लेकिन फिर वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। जैसे कि देखो Cl, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस तभी हो सकता है जब सिमिलर एटम्स हैं। अब जैसे कि देखो क्या कंडीशन है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की? सबसे पहले तो हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल, दूसरी होती है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो लेस देन 1.7 हो या इक्वल हो। इसी तरह इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी या इक्वल हो या लेस डिफरेंस हो। जैसे कि देखो अब सिमिलर एटम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव भी इक्वल होगी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इक्वल होगी। लेकिन अदर देन दैट ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड है जिसको हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस बहुत कम होगा, जो कि लाजमी शर्त है कोवेलेंट बॉन्ड बनने की। अब कोवेलेंट बॉन्ड यूजुअली कौन कौन बनाता है भाई? हाइड्रोजन बनाता है, कार्बन बनाता है, और ग्रुप 5A 6A 7A वाले बनाते हैं, क्योंकि यहाँ ज़्यादातर नॉन मेटल्स पाए जाते हैं, और 1A 2A 3A में तो ज़्यादातर मेटल्स पाए जाते हैं। तो जाहिर से बात है कि कोवेलेंट बॉन्ड कौन प्यूरिफिली बना रहे होते हैं? नॉन मेटल्स बना रहे होते हैं ज़्यादातर। हम बहुत ही अहम टॉपिक का हम बता रहे हैं, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। देखिए एप्टीट्यूड टेस्ट में ये बहुत पूछते हैं कि आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन है लो आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लाइक सोडियम। क्या मतलब हुआ? देखो आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मिनिमम एनर्जी, जितनी कम होगी उतना इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। तो सबसे ज़्यादा आसान किससे होता है भाई? ग्रुप 1A वालों से, लाइक सोडियम से। और हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम लाइक क्लोरीन, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी इलेक्ट्रॉन निकालने की सलाहियत उतनी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस मस्ट बी ग्रेटर देन 1.7। क्या मतलब हुआ भाई? अगर कोई शेयर्ड पेयर होता है उसको अपने तरफ खींचने की सलाहियत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है।
अब क्लोरीन की 3 है, सोडियम की 0.9 है, कितना फ़र्क है 2.1। ये हाईली इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज़ की बहुत है, इसकी आयनाइजेशन पोटेंशियल लो बहुत है, आसानी से इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन खींचने की सलाहियत बहुत रखता है। दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखें 2.1 है, जो कि 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए बनाएगा आयनिक बॉन्ड। चौथी है हाई लेटेस्ट एनर्जी, जैसा कि सोडियम क्लोराइड की केस में -788 होती है, ये बहुत पूछते हैं, आती है। अब मेरे भाई 2 कंडीशन कहलाती हैं सोने पे सुहागा कंडीशन। एक लार्ज कैटाइन बहुत लार्ज होना चाहिए जैसे कि सीजियम, और एक स्मॉल एनाइन बहुत स्मॉल होना चाहिए लाइक फ्लोरीन। तो सीजियम फ्लोराइड दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आयनिक बॉन्ड है। क्यों भाई? देखो, फ्लोराइन की इलेक्ट्रॉन 84 है, सीजियम की 0.7 है, कितना डिफरेंस है 3.3, 1.7 से भी ऑलमोस्ट डबल, इसलिए 92% आयनिक है, दुनिया का सबसे ज़्यादा हाईली, यानी जितने सीजियम जितना बड़ा, कैटाइन जितना बड़ा हो, एनाइन उतना छोटा हो, उससे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। एक बात ध्यान में रखें, ज़रूरी नहीं है लास्ट की 2 कंडीशन, पहली चाल कंपलसरी है, लेकिन ये हो तो बहुत औसम। जैसा कि सीजियम फ्लोराइड 92% तक आयनिक है, दुनिया में सबसे ज़्यादा आयनिक यही होता है। 92% वाला आयनिक सबसे ज़्यादा आयनिक होता है, इसका मतलब 100% आयनिक कोई भी नहीं है बच्चों। देखो, बड़ा अच्छा सवाल है, कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड, सो KCl, KCN, CH4 या H2। सो यार आयोनिक बॉन्ड भी हो और कोवेलेंट बॉन्ड भी हो तो ये होता है KCN, ठीक है, KCN। अस्सलाम वालेकुम। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं आयनिक बॉन्ड की। देखो, पहली बात तो ये लाजमी सॉलिड होते हैं, ठीक है। जब सॉलिड होते हैं आयनिक बॉन्ड तो इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है और इनमें आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना होता है, आइसोमेरिज्म नहीं। आइसोमॉर्फिज्म मतलब लाइक NaF और MgO दोनों की शेप सेम है, आयनिक 2 डिफरेंस हमसे सेम शेप। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाते हैं और रिएक्शन फास्ट होते हैं, और सॉल्युबल भी किस में होते हैं, वाटर और इनऑर्गेनिक सस्टेन में। किन की बात हो रही है, आयनिक कंपाउंड्स की। और ऑर्गेनिक सस्टेन में इनसॉल्युबल होते हैं। दूसरी बात ये है कि रिएक्शन फास्ट होने के अलावा दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। किसकी बात हो रही है बच्चों, आयनिक बॉन्ड। अब बच्चों बड़ी अहम बात, आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। देखो, आयनिक कंपाउंड्स सॉलिड्स होते हैं, और जब सॉलिड्स होंगे तो अंडरस्टूड बात है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। फिर ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ होते हैं, रिएक्शन चुनाचा इनके होते हैं फास्ट। ये बनाते हैं आइसोमॉर्फिज्म, और नहीं बनाते आइसोमेरिज्म, ठीक है, ठीक। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात। अब ये आइसोमॉर्फिज्म, भाई देखो ना, NaCl और MgO 2 डिफरेंट सब्सटेंस हैं, सेम शेप है। क्या शेप है, क्यूबिकल शेप है दोनों की। ओके भाई, और क्या क्या बातें हो सकती हैं, देखो, ये चीज़ होती है सॉल्युबिलिटी के लिहाज से। सॉल्युबल होते हैं ये वाटर में, तो अगर वाटर में सॉल्युबल हैं तो इनसॉल्युबल किसमें, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ओके बच्चों, यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई, ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ये किसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है, आयनिक कंपाउंड्स की, नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फिर हम बात करते हैं बहुत है आपका हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल। क्या मतलब, अब मैं बता रहा हूँ कोवैलेंट बॉन्ड बनने की कंडीशन। पहले तो आयनाइजेशन पोटेंशियल एनर्जी बहुत हाई होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इक्वल होनी चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो इक्वल हो जैसे कि CL में होती है, और अगर इक्वल ना हो तो 1.7 से कम हो लाइक HCl, डिफरेंस खाली 0.9 होता है। हाई न्यूक्लियर चार्ज हो, और याद रहे केमिकल बॉन्डिंग बनने के लिए ज़रूरी है तो हाइड्रोजन हो, कार्बन हो, या ग्रुप 5A हो, या 6A हो, या 7A हो। हम कुछ और बातें करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी की। देखो, 99% लिक्विड और गैस होते हैं, सिर्फ 1% सॉलिड होते हैं, और 99% का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लो होता है।
ज़ाहिर है जब गैस और लिक्विड है 1% का हाई होता है। अब ये कौन से हैं जो सॉलिड होते हैं, और जो सॉलिड होते हैं 1% उन्हीं का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, वो ये होते हैं लाइक ग्लूकोज शुगर, जिनका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा हो। आइसोमॉर्फिज्म का फिनोमेना नहीं होता, इनमें आइसोमेरिज्म का होता है। आइसोमेरिज्म का मतलब जैसे कि देखो 4 कंपाउंड विदाउट ब्रांच, 4 कंपाउंड विद ब्रांच। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोलूबल नहीं होते, वाटर में भी सोलूबल नहीं होते, ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सोलूबल होते हैं। रिएक्शन इनका बहुत स्लो होता है एंड दे आर बैड कंडक्टर। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमारा बड़ा अहम टॉपिक है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। वेल, इसको सेमीपोलर बॉन्ड भी कहते हैं, डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, और सिक्विक ने डिस्कवर किए थे इसलिए सिक्विक बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड कोसल ने, कोवैलेंट लुइस ने, और कोऑर्डिनेट कोवैलेंट सिक्विक ने। अब आखिर ये होते क्या, बस इतना सा समझो। अब की दफ़ा कोरमा बिरयानी दोनों लाया एक बंदा है, खा दोनों मिल के रहे, तो हो जाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में एक कोरमा लाया था, एक बिरयानी मिला के खाया था। आखिर ये क्या बात है? देखो, ये है अमोनिया जिसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ एक FeCl3 है जिसको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, शॉर्टेज है। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए पेयर, और इसके पास ये मौजूद है। तो अब क्या होगा? कुछ ऐसी कहानी बनेगी कि ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दोनों के इस्तेमाल में रहेगा, अमोनिया के भी, FeCl3 के भी। हाँ, कोरमा बिरयानी दोनों देने वाला अमोनिया है, ये एक्सेप्टर है। FeCl3 क्या एक्सेप्टर, और अमोनिया है डोनर। यानी हमेशा डोनर होगा, एक एक्सेप्टर होगा। प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक और कोवैलेंट के दरमियान में होगी, यानी मेल्टिंग पॉइंट कोवैलेंट से ज़्यादा होंगे लेकिन बहरहाल आयनिक से कम होंगे। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की एग्जांपल्स में एक POCl3 भी है, CH3NO2 भी है, और NH4+ भी है। ये सारी एग्जांपल किसकी हैं बच्चों? कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड कर रहे हैं डेटिव बॉन्ड या कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या सिक्विक बॉन्ड या सेमीपोलर बॉन्ड। ये आखिर होता क्या है? अब देखो, ये अमोनिया है, ठीक है। यहाँ बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, ये बॉन्ड पेयर, और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये लोन पेयर कहलाता है। FeCl3 में बॉन्ड पेयर। अब देखो, यहाँ पर एक लेन पेयर मौजूद है ना, तो ये होगा डोनर, और यहाँ एक वैकेंट ऑर्बिटल है क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। 2 इलेक्ट्रॉन इधर हो गए, 2 इधर, 2 इधर, 6 हो गए, 2 चाहिए, 2 जाएगा एक्सेप्टर। अब जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके लेगा, देखो इसकी बड़ी अच्छी मिसाल समझ लो। कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो एक आदमी बिरयानी लाया, एक जर्दा लाया, दोनों ने मिलके खा ली। कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोले तो बिरयानी जर्दा दोनों डोनर का, और खा दोनों मिलके रहे, ठीक है जी। तो और भी कुछ एग्जाम्पल होती हैं, लाइक POCl3 होती है, CH3NO2 होती है। अब 3 बड़ी ऑसम एग्जाम्पल बोले तो NH4+, CH5+ और H3O+। अब देखो, NH4+ क्या पढ़ते हैं? अमोनियम आइन, CH5+ कार्बोनियम आइन, और H3O+ हाइड्रोनियम आइन। तो अगर 4 हाइड्रोजन है और 1 प्लस है, तो ये प्लस तो जाहिर कर रहा है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। 4 - 1 क्या बचता है? 3 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। CH5+ में अगर आप देखें तो एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, 5 का लब है, 5 - 1 4 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। H3O+, एक तो एक कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, 2 कोवैलेंट बॉन्ड हो गए। तो अगर इस तरह से रेशो देखो तो यहाँ 3:1, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का रेशियो 25% है। 4:1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का रेशियो 20% है, और 2:1 कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का 33.33% है। देखो, एक तो इस पर भी सवाल आ सकता है कि भाई इसमें कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का रेशियो कितना है। दूसरी बात, इन तीनों की प्रॉपर्टी इसीलिए आपस में बहुत मिलती है, बिल्कुल डिफरेंट आइन होने के बावजूद, क्योंकि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का रेशियो करीब है इन तीनों का। तो चलो, अब ये बात थी कोऑर्डिनेट कोवैलेंट। अब बहुत अहम बात, कोवैलेंट बॉन्ड की टाइप्स क्या होती हैं? देखो, एक होता है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, और एक कहलाता है नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे कि देखो, H+, Cl-, दोनों डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन एक Cl है। नॉन पोलर तब बनता है जब दोनों सेम एटम्स वाला, एक Cl। जब पोलर होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कुछ ना कुछ होगा, कम होगा 1.7 से, लेकिन होगा। और जब नॉन पोलर हो, सेम एटम हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0 होगा। अब जब पोलर होंगे तो लाजमी बात है कोई ना कोई डायपोल मोमेंट होगी, और जब नॉन पोलर हो
में डायटोमिक हो, यानी कि लाइक Cl तो फिर डायटोमिक नहीं होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी पोलर में बहुत लेस होती है और नॉन पोलर में तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस होता है नहीं। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का डिफरेंस होता है लेकिन कम होता है। ओके जी, पोलर वाले बनाते हैं डिसिमिलर एटम, नॉन पोलर बनाते हैं सिमिलर एटम। पोलर वाले बनाते हैं हेट्रोन्यूक्लियर, नॉन पोलर बनाते हैं होमोन्यूक्लियर। देखो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड की प्रॉपर डेफिनेशन क्या होती है? हम कहते हैं बॉन्ड फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अदर एटम in a molecule is coordinate bond. The bond is representing by an arrow pointing from donor to acceptor. Example PuCl3 CH3NO2 NH4 positive. यार इस चीज़ को देखो दोबारा से देख लो कि भाई ये अमोनिया ऐसा होता है ना, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन बन गए। अब इसके पास ये एक लोन पेयर मौजूद है, 3 तो बॉन्ड पेयर हैं, यहाँ है FeCl3, ठीक है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देखो ऐसे हम जाहिर करेंगे डोनर को। अब क्या चीज़ एक और बड़ी हम बात है कि कंडीशंस क्या होती हैं, डोनर एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है बिल्कुल, और एक्सेप्टर एटम शुड हैव वेकेंट ऑर्बिटल टू एक्सेप्ट लोन पेयर। भाई वेकेंट ऑर्बिटल ही है ना, क्या सेटिस्फाई कर रहा है ऑक्टेट को, 2 और 2 4 और 2 6, तो भाई बिल्कुल इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, तो बन जाएगा कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब देखो ये नाम ज़रूर याद रखो, PuCl3 CH3NO2 NH4 पॉजिटिव, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट।